गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 7वां अध्याय, जिसका नाम है आओ पानी को समझें। देखो प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ का पहला भाग पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसमें हमने प्यारी सी बारिश की बूंदों के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि बारिश के समय बनने वाले इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और उन रंगों के क्रम को भी हमने विस्तार से समझा था। साथ ही साथ हमने ये भी पता किया था कि बारिश के आने पे वातावरण में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे कि चारों तरफ हरियाली होती है, साथ ही साथ मौसम है वो सुहावना हो जाता है। आज के इस भाग में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पानी के स्रोतों के बारे में, मतलब वो कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। तो आओ बच्चों जानते हैं पानी के स्रोत। देखिए बच्चों, पानी के स्रोत में बरसात के पानी का बहुत सा भाग नदियों नालों में बहता हुआ समुद्रों तक जाता है। तो बच्चों हमें यहाँ पता चलता है कि जो पानी का सबसे मुख्य स्रोत है वो है हमारी बारिश, बरसात का पानी, जो हमारी काफ़ी सारी पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके बाद में हमें पता चलता है कि ये बरसात का पानी नदियों में जाता है या फिर नालों में होता हुआ समुद्र तक चला जाता है। यानी कि हम अंदाज लगा पा रहे हैं ना, नदियाँ नाले और जो समुद्र है वो भी हमारे पानी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले स्रोत हैं। साथ ही साथ बच्चों कुछ पानी भाप बन करके उड़ जाता है। कैसे? देखो बच्चों, सूर्य की जो गर्मी है यानी सूर्य की तेज किरणों के कारण धरातल पर जो जल होता है वो गर्म होके वाष्प बनता है यानी भाप बनता है, और फिर ये भाप बन के ऊपर उड़ता है और बाद में संघनन की क्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण होता है। यानी कि ये भाप ठंडी होकर के इकट्ठा होकर के बादलों का रूप लेती है और फिर वो बादल हमें वापस क्या देते हैं? बारिश देते हैं। तो देखा ना बच्चों, ये जल चक्र कितना प्यारा है। धरातल से पानी ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है। देखा ना आपने, ऐसे ही ये जल चक्र चलता रहता है। बच्चों इसके अलावा देखिए, कुछ पानी धरती में समा जाता है। यही पानी धरती के अंदर इकट्ठा होता है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। यानी कि जमीन के नीचे भी पानी का जमाव होते रहता है और यही पानी हम, आपने देखा होगा ना, नलकूप ट्यूबवेल, इनसे हम कुओं से जो पानी निकालते हैं वो भूमिगत जल ही होता है, जो कि बारिश के दिनों में जमीन के अंदर चला जाता है और हमारे उपयोग में बाद में हम लेते हैं उस पानी को। तो चलो बच्चों, यहाँ देख पा रहे हैं बारिश होती हुई, कितनी बढ़िया बढ़िया बूंदे, इतनी सारा पानी बारिश से हमें प्राप्त होता है। अब हम पानी के स्रोत में आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो पानी देखो बच्चों भूमि में चला गया है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, यानी वो कौन से स्रोत होंगे जिनसे हम भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। तो देखो बच्चों, इसी पानी को हम हैंडपंप, नलकूप और कुओं के माध्यम से बाहर निकालकर पीने व अन्य कार्यों में उपयोग में लेते हैं। तो देखा बच्चों, हमारे जो पानी की आवश्यकता है, हमारे लिए जो जल की आवश्यकता है वो हम कहाँ से पूरी कर रहे हैं? भूमिगत जल से, नदियों के भाग से। साथ ही साथ भूमिगत जल का उपयोग हम कैसे कर पाते हैं? हैंडपंप के द्वारा, नलकूप के द्वारा और कुओं के द्वारा। अच्छा बच्चों, नीचे देखो इमेज को ध्यान से, यहाँ हम देख पा रहे हैं ना, नदियाँ, साथ में समुद्र, यहाँ देखो एक प्यारा सा कुआं, यहाँ है हैंडपंप और ये है छोटा सा ताल। बच्चों ये सभी पानी के स्रोत हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पानी हमें उपलब्ध कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना पानी के विभिन्न प्रकार के स्रोतों को जिनसे हमारे दैनिक जीवन में जुड़ी हुई सारी पानी की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं आज के कुछ आसान से प्रश्नों पे। देखिए बच्चों, सोचिए और बताइए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए सभी बच्चे ध्यान से, नीचे हमें चित्र दिख रहे हैं ना, इन चित्रों में हमने क्या क्या देखा है? अभी हमने डिस्कस किया था ना इसके बारे में कि हम क्या क्या देख पा रहे हैं। तो देखो बच्चों, हम यहाँ देख पा रहे हैं नदियाँ, समुद्र, कुआं, एक हैंडपंप और साथ ही साथ एक छोटा ताल या तालाब। तो ये चीज़ें जो हमें चित्र में दिखाई दे रही हैं उनके बारे में हमें ऊपर बताना है। अब बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपके यहाँ किस स्रोत से पानी प्राप्त होता है? देखो बच्चों, कई जगह नलकूप से, कई जगह हैंडपंप से, कई जगह नदियों से या फिर कई जगह नल से भी पानी का उपयोग लिया जाता है। तो आपको यहाँ ये बताना है कि आपके यहाँ पे पानी के कौन से स्रोत से जल की आपूर्ति होती है, उसका नाम यहाँ लिखना है। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चों पानी नल से आता है, नल से हमें पानी की आपूर्ति होती है। तो आपको भी अपने
अपने स्थान पे जिस स्रोत से पानी की आपूर्ति होती है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपके घर में पीने के पानी को कैसे साफ किया जाता है? देखो बच्चों, पानी को साफ़ करने की काफ़ी विधियाँ होती है, उबालना, छानना और भी खूब, उनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ये बताना है कि आपके घर में पानी को साफ़ करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। आप पानी को छान करके उपयोग में लेते हैं या उबाल करके ठंडा करके फिर उपयोग में लेते हैं। जिस भी विधि से आप पानी का उपयोग करते हैं या फिल्टर मशीनों द्वारा भी कई जगह पे पानी को शुद्ध किया जाता है। तो आपको बताना है कि आपके घर में पानी को कैसे साफ़ किया जाता है। अब बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों, बरसात का पानी कहाँ जाता है और हमें कहाँ से मिलता है? तो मुझे नहीं लगता ये प्रश्न हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने इसके बारे में चर्चा की है कि बरसात का पानी नदियों नालों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। कुछ भाग भाप बन करके उड़ जाता है, यानी वातावरण में समाहित होता है। साथ ही साथ हमें ये पता चला कि कुछ भाग भूमिगत जल के रूप में नीचे सोख लिया जाता है और यही जल हमें नलकूप, हैंडपंप और कुओं के द्वारा प्राप्त होता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानी को हमें साफ करके उपयोग में लेना चाहिए। पानी को सीधा ही, हम ऐसा नहीं कि नदियों के पानी को हम सीधा ही उपयोग में ले सकते हैं, उसे हमें साफ करके भी उपयोग में लेना चाहिए। तो चलो देखते हैं हम पानी को कैसे शुद्ध करेंगे, यानी पानी को पीने लायक हम कैसे बना सकते हैं। हम बच्चों नदियों का जल, बावड़ियों का जल, कुओं का जल सीधा नहीं पी सकते, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी अशुद्धियाँ मिल जाती है जो हमारे लिए लाभप्रद नहीं होती। तो सर इस पानी को हम शुद्ध कैसे करेंगे? तो चलो पता करते हैं। देखो बच्चों, कुएं, बावड़ी, नल, तालाब से पानी सीधा पीने के उपयोग में नहीं लिया जाता है। पहले इसे पीने योग्य बनाने के लिए साफ किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, देखा ना आपने, जैसा कि मैंने बताया था, कुएं, बावड़ी और नलकूप, तालाब जिनका भी पानी के स्रोत हैं, उनसे हम सीधा पानी का उपयोग नहीं कर सकते। इस पानी को हमें पीने योग्य बनाने के लिए पहले इसको साफ करना पड़ेगा। अब पानी को सर साफ करने की जो विधियां हैं वो हम देखेंगे। तो देखो बच्चों, घरों में पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कई तरीके काम में लिए जाते हैं। तो चलो जानते हैं वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम घर में पीने के पानी को साफ बनाते हैं और वो हमारे पीने में उपयोग आता है। तो देखो बच्चों, पानी को शुद्ध करने के तरीके, कई सारे तरीके हैं जिनसे हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। और अशुद्ध पानी तो पीना ही नहीं है, नहीं पानी को अशुद्धियों के साथ अगर हम पानी पिएंगे ना बच्चों, तो हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए पानी को जो शुद्ध करने के तरीके हैं अब हम उनको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला तरीका है छानना, यानी कि पानी को जब भी हम किसी स्रोत से प्राप्त करते हैं और पीने के पानी के बर्तन में रखते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पानी को हमें अवश्य छानना है। छानने के लिए बच्चों हम सूती कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो चलनी होती है ना छानने वाली, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं ना, एक बर्तन में पानी को छान करके प्रयोग में लिया जा रहा है, दिख रहा है ना सभी को। एक कपड़ा बांध करके पानी को छाना जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, सूती कपड़ा हो सकता है या फिर चलनी भी हो सकती है, जिससे हम पानी को छान सकते हैं। बच्चों, अगली विधि है वो है उबालना, यानी पानी को उबाल करके उसकी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। उसमें उपस्थित जो ऐसे कीटाणु होते हैं बच्चों जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको भी नष्ट किया जा सकता है, और इसीलिए पानी को उबाला जाता है और फिर उबाल करके इस पानी को ठंडा करके उपयोग में लिया जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं पानी को एक स्टोव यानी गैस बर्नर पे उबालते हुए। अच्छा बच्चों, हमने जाना छानना और उबालना, और इसके अलावा बच्चों फिटकरी द्वारा पानी को साफ किया जा सकता है। देखिए है ना सबने, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ के जैसी लगती है ना फिटकरी, देखा है ना सभी ने। हाँ, तो बच्चों ये जो फिटकरी है उसके द्वारा भी पानी को साफ किया जा सकता है। ये फिटकरी पानी में जमा अशुद्धियों को उसके पैंदे में बैठा देती है, यानी कि ये जो भारी अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर कर सकती है। इसीलिए फिटकरी का प्रयोग पानी को साफ करने में किया जाता है। बच्चों, अगला जो है वो है फिल्टर मशीन द्वारा। यहाँ देखो बच्चों, एक फिल्टर मशीन सभी को दिख रही है ना, और आप लोगों ने देखी भी होगी ना फिल्टर मशीन। फिल्टर मशीन भी पानी को शुद्ध करने का एक आसान और एक अत्याधुनिक तरीका है, जिसके द्वारा पानी की अशुद्धियों को, उसके अंदर छिपे हुए कीटाणुओं को काफ़ी हद तक स्वच्छ
किया जा सकता है और हमें एक शुद्ध पीने योग्य पानी प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, देखा ना आपने पानी को शुद्ध करने के कितने तरीके हैं। उबाल कर, उसको छान कर उपयोग में लेना, साथ में फिटकरी के द्वारा उपयोग में लेना और साथ ही साथ फिल्टर मशीनों के उपयोग से भी हम पानी को पीने लायक शुद्ध बना सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे और आगे हम जानने वाले हैं कि ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। बच्चों, हमने ये तो जाना कि पानी को हमेशा कुएं, बावड़ी, नलकूप यानी पानी के स्रोतों से सीधा ही उपयोग में नहीं लेना है, हमें उसे साफ करके उपयोग में लेना है। तो बच्चों, अब हमें और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका कि विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पानी को हमने पीने योग्य तो बना लिया, परंतु अभी भी कुछ ऐसी लापरवाहियाँ होती हैं जिनसे हम बीमार पड़ सकते हैं या पानी में अशुद्धियाँ जा सकती हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले पानी को सदैव छान कर भरना चाहिए। ये तो हमें पता है कि पानी को हमेशा छान कर ही भरना है, चाहे उबला हुआ पानी हो चाहे कैसा भी पानी हो, उसको हमेशा छान कर ही भरना है। साथ ही साथ बच्चों, ये भी ध्यान रखना है पानी लेते समय डंडीदार लोटे से निकाल करके पीना चाहिए, जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं। अच्छा, पर प्यारे बच्चों, ये बताइए, ये सोचिए कि पानी को डंडीदार लोटे से ही क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि बच्चों, कई बार हमारे हाथों पे कई तरह के छिपे हुए कीटाणु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और हम उन्हीं हाथों से पानी का लोटा लेके पानी के बर्तन में डाल देते हैं। तो हमारे हाथों पे लगे हुए कीटाणु कहाँ चले जाते हैं? पानी के बर्तन में, और जब हम उस पानी को पीते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए बच्चों, पानी को निकालते वक्त डंडी वाले लोटे का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, इस इमेज में हम देख सकते हैं एक प्यारी सी बच्ची जो कि एक हैंडपंप से पानी भर रही है, दिख रही है ना सभी को। उसने अपने बर्तन को देखो ढके हुआ है ना, छानने के लिए कपड़ा लगाया हुआ है ऊपर, सभी देख पा रहे हैं ना। तो बच्चों, पानी को सदैव छान करके उपयोग में लेना है। साथ ही साथ पानी को पानी के बर्तन से निकालने के लिए हमें कौन से लोटे का प्रयोग करना है? डंडी वाले लोटे का। तो देखा बच्चों आपने कि पानी को शुद्ध करने के बाद भी हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं हम जल के उपयोग और संग्रहण के बारे में और क्या क्या जानकारियाँ हमें प्राप्त होने वाली है। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमें पता है आजकल अधिकांश गांवों और शहरों में पानी नल के द्वारा पहुंचाया जाता है। सभी के, या आपने भी देखा होगा ना, अपने आसपास नलों से भी पानी आता है। तो बच्चों, नलों का पानी घरों तक पहुंचता कैसे है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसको भी जान लेते हैं थोड़ा। जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं ना, देखो सभी ध्यान से, नीचे इमेज दिख रही है ना, इसमें देखो ये पानी का बर्तन और ये रहा नल। नल से पानी आ रहा है घरों में, पर ये पानी नलों में पहुंचा कैसे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, इसके लिए नलकूप, कुएं, तालाब, झील, नदी के पानी को साफ कर मोटर पंप से ऊंची टंकियों में चढ़ाया जाता है। यानी कि बच्चों, हमें ये पता चला कि जो पानी के स्रोत हैं उनसे पानी को एक बड़ी सी ऊंची सी टंकियों में चढ़ाया जा रहा है मोटर पंप के द्वारा। साथ ही साथ ये भी देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? पानी को साफ करके, सीधा नहीं, जैसा कि हमने पढ़ा था ना, पानी को साफ करके इन बड़ी बड़ी टंकियों में चढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ देखो, ये पाइप के द्वारा नल कूपों से, नदियों से, झीलों से पानी को इस बड़ी सी टंकी में चढ़ाया जा रहा है। ये रही बड़ी सी टंकी, और फिर बच्चों, इस टंकी से पाइप के द्वारा आगे देखो, वहाँ से पाइपों के द्वारा घरों तक भेजा जाता है। इस पाइप के द्वारा देखो सभी, हमारे नल तक पानी आ रहा है। तो आया समझ में? हमने जो पानी के स्रोत हैं उनके जल का उपयोग पहले उनको साफ करके एक बड़ी सी टंकी में स्टोर किया जाता है, भंडारण किया जाता है, फिर वहाँ से पाइपों के द्वारा हमारे घरों तक नल द्वारा पहुँचाया जाता है। तो देखो बच्चों, जाना ना हमने कि कौन से स्रोत हैं जो हमारे पानी की आवश्यकता को पूरी करते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं हम जल के संग्रहण की आवश्यकता क्यों है, या जल को हमें क्यों संरक्षित करना है, हमें पानी को क्यों बचाना है। बचाना चाहिए ना पानी, पर बचाना क्यों है, ऐसी क्या आवश्यकता है, ऐसी क्या मुख्य बातें हैं जिनसे कि ये पता चले कि पानी का संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो चलो बच्चों, जानते हैं पानी का संरक्षण आवश्यक है। देखिए बच्चों, आजकल पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।
देखो बच्चों, हम देखते हैं ना आए दिन कई व्यक्ति पानी का दुरुपयोग करते हैं, जैसे गाड़ियों को धोने में, या कुछ व्यक्ति जो शेविंग बनाते हैं या ब्रश करते हैं उस समय अपने नल को खुला ही छोड़ देते हैं। बाल्टियों से नहाने की जगह लोग शावर का प्रयोग करते हैं, जिसमें पानी की अधिक बर्बादी होती है। साथ ही साथ नल खुले रहते हैं, कई जगह पाइपलाइन टूटी हुई होती है, जिनसे भी पानी की बर्बादी होती है। इसी कारण बच्चों आजकल जो पानी है, पीने का पानी है, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ बच्चों वृक्षों की कटाई व पानी के दुरुपयोग से पानी की कमी होती जा रही है। बच्चों वृक्षों की कटाई का पानी से क्या संबंध? जैसा कि मैंने बताया था, जब हमने रजत के साथ बारिश के मजे लिए थे, याद आया? तो जो वृक्ष होते हैं बच्चों, वो हमारे वातावरण में बारिश कराने में सहायक होते हैं। ये बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसी के कारण तो बारिश होती है ना। फिर देखो बच्चों, साथ ही साथ हमें ये भी पता है ना, हमें पानी की कमी को पूरा करने के लिए बारिश के पानी को संग्रहित करना चाहिए एवं वृक्ष लगाना चाहिए। तो आया समझ में? अगर हमें हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, तो हमें वृक्ष लगाने हैं, वृक्षों की कटाई को कम करना होगा। साथ ही साथ जो बारिश का पानी है उसे भी हमें संग्रहित करके भूमिगत जल का स्तर को बढ़ाना होगा, तो बचाएंगे ना सभी पानी। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है, ये जो पानी है ये हमारे प्राणी जगत की सबसे ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता है। हम प्राणवायु और पानी के बिना नहीं रह सकते। तो चलो बच्चों, हमने आज के पाठ से काफ़ी कुछ सीखा है। हमने ये जाना कि ये पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, साथ ही साथ हमने ये भी पता किया कि पानी को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, और हमने ये जानकारियाँ प्राप्त की कि पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो चलो और देखते हैं हमने आज के अध्याय से क्या क्या सीखा है। तो देखो बच्चों, हमने सीखा वर्षा ऋतु में आसपास का वातावरण हरा भरा हो जाता है ना, चारों तरफ हरियाली ही छा जाती है, एक मन भावन, एक लुभावना सा मौसम बन जाता है बारिश के मौसम में। आगे देखिए, वर्षा के पश्चात आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष भी देखा जा सकता है। एक गोल मटोल सा धनुष के जैसा 7 रंगों वाला इंद्रधनुष हम देख पाते हैं। कब? बारिश के बाद। वर्षा का बहता हुआ पानी नदियों और तालाबों में पहुंचते पहुंचते अशुद्ध हो जाता है, अतः पानी को शुद्ध करके पीना चाहिए। जानकारी प्राप्त की थी हमने पानी को कैसे शुद्ध करना है, क्यों शुद्ध करना है। आगे देखिए बच्चों, हमें पता चला पानी को शुद्ध करने के लिए अनेक तरीके होते हैं, जैसे छानना, उबालना, फिल्टर करना, फिटकरी के द्वारा पानी को साफ करना आदि। तो देखा प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय से हमने पानी और पानी के महत्व को लेकर कितनी सारी जानकारियां प्राप्त की। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो वृक्ष हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए कितना आवश्यक है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज की शिक्षा। और आज की शिक्षा है, गड्ढे, पोखर, नदी, तालाब, झील, सरोवर, ताल वर्षा ऋतु में हो जाते जल से माला माल। तो देखा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें पानी के स्रोतों का नाम भी पता चला है शिक्षा में। तो देखते हैं कौन कौन से। गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे। पोखर, पोखर बच्चों तालाब से थोड़ा छोटा होता है, पोखर तालाब से थोड़ा छोटा होता है, ये पानी का स्रोत होता है। साथ ही साथ नदियाँ, तालाब, झील, सरोवर और ताल। ताल पोखर से बड़ा होगा परंतु तालाब से छोटा होता है। आगे बच्चों हमें ये पता चला जितने भी ये स्रोत हैं, शिक्षा क्या कह रही है, जितने भी ये स्रोत हैं वो बारिश की ऋतु में जल से क्या हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं, यानी इनमें पानी की बहुतायत हो जाती है। तो देखा बच्चों, आज के पाठ में हमने पानी और पानी से जुड़े हुए स्रोतों के बारे में कितनी सारी जानकारियाँ प्राप्त की और समझे ना हमने पानी की महत्ता को। तो समझ चुके हैं हम कि पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।